class 9 chapter number 5, it is mostly based on theoretical concept. इसीलिए हम लोग ये चैप्टर लेके आए so that you can properly understand, अच्छे से सीख सकें. Clear? So Euclid's geometry, Euclid was a scientist. He postulated some concepts which we know already. Clear? हम लोग अभी इतने दिनों से यूज करते हुए आ रहे हैं कि हमको ऐसा लगेगा कि इसने ये क्या किया है, बट यूक्लिड्स थ्योरम ने या यूक्लिड्स ज्योमेट्री या यूक्लिड्स ने जो कंसेप्ट्स दिए हैं उसी के बेस पे हम लोग उनको अच्छे से यूज कर रहे हैं. तो उनके रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस हैं, एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं. तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक्सियम्स क्या होते हैं, मींस द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड. पोस्टुलेट्स जो है हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड. क्लियर? सो उन्होंने कुछ दिए हैं थियरम्स वगैरह, तो हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे. सो प्लीज रीड एंड हियर एंड ध्यान से हर एक चीज को समझे, क्या बोलना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, मेन थिंग, बिकॉज इट इज टोटली थियोरटिकल कंसेप्ट इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर पूरा थियोरटिकल बेस है, सो प्लीज ध्यान रखें. क्लियर? सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स में कवर करेंगे डेफिनेशन गिवन बाय यूक्लिड्स फॉर द पार्ट्स ऑफ ज्योमेट्री. कुछ ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं, उसकी रिगार्डिंग डेफिनेशंस हैं यूक्लिड्स की, वो हमको समझनी है और आगे बढ़ना है. देन बेसिक एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड्स, जो हम लोग को मानना ही है कि और हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नो इश्यूज, हम लोग अभी भी यूज कर ही रहे हैं, फिर भी हमको समझने जरूरी है कि उन्होंने क्या एक्सियम्स दिए हैं. पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स, यूक्लिड्स ने क्या पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं. देन एक्सियम 5.1 एंड थ्योरम 5.1. These are the concepts or these are the points which we are going to cover in this topic. इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 पे जाएंगे इन नेक्स्ट सीक्वेंस और नेक्स्ट वीडियो. क्लियर? सो दिस इज अबाउट यूक्लिड्स ज्योमेट्री और इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. सो वी विल मूव ऑन टू दी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन गिवन बाय यूक्लिड्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स, क्लियर, ऑफ ज्योमेट्री. फर्स्ट, Euclid's he was the Euclid's, clear? So he gave all the points. So definition of first point. What do you mean by point? देखो point जो है, point is that which has no part. देखो आप खुद देखोगे, सपोज ये point है, आपको दिख रहा है point, इसका नहीं लेंथ है नहीं ब्रेड्थ है, कुछ नहीं, जस्ट इट इज अ पॉइंट. सो it is defined as a point is that which has no part at all. Point is that which has no part at all. So ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और अगर नोट डाउन करते हो तो नोट डाउन भी कर लो. दैट इज अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, कोई भी पार्ट नहीं होता. देन सेकेंड इज अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब सपोज ये एक लाइन है, देखो लाइन की लेंथ है, ठीक है, लेंथ रहेगी बट उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी उसके अंदर कोई ब्रेथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती. लाइन जस्ट अ रे है, या यू बोल सकते हो स्ट्रेट लेंथ है, उसकी कोई भी विड्थ नहीं होती. डायमेंशंस में सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ या हाइट कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसको कहा जाता है लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. सो ये डेफिनेशन भी याद रखनी है आपको, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. और नोट डाउन करो तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज यू शुड रिमेंबर. थर्ड, द एंड ऑफ लाइंस आर पॉइंट्स. ये तो हमें भी पता है कि एक लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई होती है, एक लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई होती है. सो उसके एंड भी पॉइंट से ही होंगे. सो जैसे सपोज ये लाइन है, क्लियर, तो इस लाइन के एंड्स क्या होंगे, यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है एंड क्या होंगे, पॉइंट ही होंगे ना, क्योंकि लाइन क्या है बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ होता है. क्लियर? लाइन इज मेड अप ऑफ लॉट्स मेनी पॉइंट्स, सो एंड्स आर ऑल्सो पॉइंट्स. क्लियर? So the ends of lines are points. So line का end क्या होगा, points होंगे. Then a straight line is a line which lies evenly with the point on itself. A straight line is a line which lies evenly with points on itself. मतलब इसके ऊपर बहुत सारे points होते हैं, मैंने जैसे बोला infinite number of points होते हैं line के ऊपर. So a straight line is a line which lies evenly with points on itself. उसके ऊपर points होते हैं बहुत सारे. Clear? Then a surface is that which has length and breadth only. जैसे कि सरफेस ये रहा, ये एक स्क्वायर मैंने बनाया, क्लियर, इसकी लेंथ भी है ब्रेथ है, तो सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. सरफेस मतलब प्लेन सरफेस, हम लोग हाइट नहीं होगी उसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ. तो सरफेस है ओनली
length and breadth, that is known as surface. The edges of surface are lines. देखो अब surface, suppose मैंने ये surface बनाया है, clear, अब ये पूरा कवर्ड है तो इसकी एजेस जो है लाइन है, देखो एजेस मतलब एंड पॉइंट, सो ये सारी की सारी लाइंस है, सो एजेस आर ऑलवेज लाइन, सो द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। तो कोई भी सरफेस ले लो आप, ठीक है, उसका एजेस जो लाइन होंगे। आप फिर अंदर बोलोगे सर्कुलर सरफेस ले लो तो लाइन होंगे, तो हाँ नो डाउट, पर कर्व्ड लाइन होगी, लाइन ही होगी बट इट इज कर्व्ड लाइन। सो एजेस ऑफ सरफेस, सपोज मैं लेता हूं रेक्टेंगल, तो इसके एजेस ये रहे, तो एजेस क्या है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन। So edges of surface are lines. Then a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. मतलब एक प्लेन सरफेस क्या होता है, उसके ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती है। जैसे कि सपोज प्लेन सरफेस ये रहा, क्लियर, तो प्लेन सरफेस के ऊपर आप देखोगे पूरा पूरा कवर होता है, सो इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस, सारी की सारी लाइंस एक साथ होगी तो जाके वो इन्फिनिट नंबर्स ऑफ लाइन से बना हुआ रहता है। सो अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो अब इससे आप क्या सीखे, एक तो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, a surface is that which has length and breadth only, the edges of surface are lines, the plane surface is surface which lies evenly with the straight lines on it। मतलब एक लाइन के ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और एक प्लेन सरफेस के ऊपर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस होती है। ये चीज याद रखने हैं आपको यूक्लिड्स थ्योरम के डेफिनेशन के बेस पे, क्लियर। नाउ अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, उसके कुछ बेसिक एक्सियम्स हैं, यूक्लिड्स के कुछ बेसिक एक्सियम्स हैं, उसको हमको समझना जरूरी है, क्लियर। बेसिक एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड्स, ध्यान से समझना क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। दैट इज फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब सपोज ए इज इक्वल टू सी और बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी, मतलब अगर ए सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है, तो ए इज इक्वल्स टू बी, यानी द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब ए बी सी के बराबर हुआ, बी भी सी के बराबर हुआ, तो ए और बी दोनों इक्वल होंगे। मीन्स इफ ए इज इक्वल्स टू सी, मतलब दो चीजें हो गई, टू थिंग्स, ये दो चीजें हैं जो दोनों सी के बराबर है, तो ए और बी दोनों इक्वल होंगे। दैट इज, ये बेसिक एग्जाम्स ये बोलना चाहते हैं। देखो आप लोग बोलोगे सर ये तो हम यूज करते ही हैं, आई नो वी आर यूजिंग दिस थिंग, बट ये यूक्लिड्स के थियरम्स हैं, बेसिक ज्योमेट्री, जिसकी वजह से हमें पता है कि इक्वल्स आर इक्वल टू द सेम थिंग। अगर दोनों सेम थिंग के इक्वल है तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। सो फर्स्ट बेसिक एग्जाम्स ये था। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, मतलब सपोज ए इज इक्वल्स टू बी एंड सी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर है, दोनों इक्वल है, तो ए प्लस सी, अगर मैं ये इक्वल इस इक्वल के साथ ऐड करूं तो वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब ए और बी दोनों इक्वल थे, सी और डी दोनों इक्वल है, अगर ए और सी को ऐड करूं, बी और डी को ऐड करूं, तो दोनों के इक्वल्स हमेशा इक्वल होंगे। चीज समझना, जैसे इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स तो होल आर इक्वल, मतलब सपोज 2 इक्वल्स टू 2 होता है, 3 इक्वल्स टू 3 होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। जैसे 2 + 3 क्या होता है 5, तो 5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 + 3 दैट इज 5, यानी इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर दो इक्वल चीजों को ऐड किया जाए तो उनके होल भी इक्वल होंगे, मतलब उन दोनों के पार्ट्स जो हमने ऐड किए हैं वो भी इक्वल होंगे। क्लियर, बेसिक एक्सियम्स हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग ऐसा सोचेंगे सर ये तो क्या है, ये तो चीज क्या हुई, बट भाई यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रूव किया है। अगर इन्होंने प्रूव नहीं किया होता तो हम लोग यूज भी नहीं कर पाते, अभी आप 2 = 2 भी नहीं बोल पाते अगर इन्होंने प्रूव नहीं किया होता तो। क्लियर, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, मतलब अगर a = b है, c = d है, तो a - c इज ऑलवेज इक्वल्स टू b - d, मतलब इक्वल में से कोई इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे a = b था और c = d है,
दोनों में से, ए में से मैंने सी माइनस किया, बी में से डी माइनस किया, तो उन दोनों का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल, मीन्स ए माइनस सी विल बी इक्वल टू बी माइनस डी। तो कैसे, क्लियर? सो आप सपोज करो कि मैंने एक नंबर लिया 5, 5 इज इक्वल्स टू 5, फिर दूसरा लिया 3 इक्वल्स टू 3, तो 5 माइनस 3 करूं दैट इज 2 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, क्योंकि इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, आंसर सेम होगा। सो दैट इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, याद रखना हर एक चीज को, क्लियर? फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड मतलब सपोज एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर उसके एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है, उसके ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, मतलब उसके ऊपर एग्जैक्ट डिक्टो टू डिक्टो आ रहा है, लेंथ से लेंथ मैच हो रही, ब्रेथ से ब्रेथ मैच हो रही, व्हाटएवर। सो द बोथ आर इक्वल, तो दोनों इक्वल होंगे। जैसे सपोज मैंने लिया सर्कल, अब दूसरा सर्कल जो ले रहा हूं वो भी एकदम डिक्टो टू डिक्टो सेम उसके ऊपर कवर हो रहा है, तो वो दोनों इक्वल होंगे। सो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ऐसी चीजें जो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली कोइंसाइड हो जाती है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, कंपलसरी है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। क्लियर? समझना हर एक चीज को। देन द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, सपोज आप पिज्जा खा रहे हो, भाई पिज्जा ऐसा होता है कुछ, ये पूरा पिज्जा है दैट इज होल पिज्जा, और उसका एक छोटा सा पार्ट है ये सपोज, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पूरा पिज्जा होगा वो उसके पार्ट से बड़ा होगा। सो द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, पूरा पिज्जा छोटे से पार्ट से तो बड़ा ही होगा, तो हमेशा याद रखना है। और हमें पता है, देखो आप लोग बोलोगे सर ये क्या चीज समझा रहे हो, पता नहीं चल रहा है, बट ये चीज हमें इसीलिए पता है क्योंकि हमको बताया गया। बाकी आपको a इक्वल टू ए टीचर सिखाता है तो आप बोलते हो हाँ a इज इक्वल टू ए, बाकी हमें क्या पता है ए है या बी है। क्लियर? तो वैसा ही है कि यूक्लिड्स ने कुछ थियरम्स या बेसिक एक्सियम्स निकाले हैं, उसी के बेस पे हम चलते हैं, दैट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्लियर? सिक्स्थ, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सपोज a is equals to double of c and b is also equal to double of c, दोनों किसी के डबल हैं। क्लियर? सो क्या होगा, a will be also equals to b, ऑब्वियस सी बात है, दोनों इसके डबल है, c के डबल है, b भी c का डबल है, a भी c का डबल है, तो a और b दोनों इक्वल होंगे। सो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। समझ में आया? a is equals to double of c, b is equals to double of c, तो दोनों c के डबल का इक्वल है, तो a will be always equals to b। ये चीज आपको समझनी है। उसी तरीके से डबल की जैसे बात हुई वैसे हाफ की आती है। इफ a is half of c and b is also half of c, then a is equals to b, तो a और b दोनों इक्वल होंगे। सो सेम थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई चीज अगर हाफ है किसी के तो वो इक्वल होगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स। पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स मतलब कुछ ऐसे चीज जो हमें एक्सेप्ट कर लेने हैं जिसके प्रूफ नहीं होते। क्लियर? वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो हर एक चीज को, हर एक पोस्टुलेट को समझना किस तरह से हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट postulate 1, a straight line may be drawn from any point to any other point। एक straight line, suppose एक point ये रहा, एक point ये रहा, दो point चाहिए, obvious सी बात है, तो straight line can be या may be drawn from any one point to any other point, तो ये हो गया straight line। उसी तरीके से यहां पे है तो straight line। postulates accept कर लो, क्लियर, कि भाई एक straight line किसी भी पॉइंट से किसी भी और पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सो सपोज यहां पे और यहां पे दो पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दो तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो पोस्टुलेट 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अ टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक लाइन जो है जिसको हमने टर्मिनेट कर दिया है, चलो सपोज इस तरह से रोक दिया है, उसको हम चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, भले टर्मिनेट कर दिया लेकिन हम चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। लेंथ कुड बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, मतलब जितना चाहो उतना पूरा बढ़ाते रहो।
सपोज मेरी लाइन इतनी सी है, मैं चाहूं तो इसको इतना बढ़ाऊं, इतना बढ़ाऊं, इतना बढ़ाऊं, और वो भी दोनों साइड से, एक साइड से नहीं। सपोज लाइन ऐसे ड्रॉ की तो यहां से भी बढ़ सकती है, यहां से भी। मेरी लाइन सपोज यहाँ पे ये ए और बी टर्मिनेट कर दी, लेकिन मैं इसको चाहूं तो यहां तक सी तक बढ़ाऊं, यहां तक डी तक बढ़ाऊं, एज यू विश। सो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, दोनों तरफ से इनडेफिनेटली तक, मतलब बहुत इन्फिनिट तक बढ़ा सकते हो। पोस्टुलेट 3, a circle can be drawn with any center and any radius. A circle can be drawn with any center and any radius. obvious सी बात है, सपोज मेरा सेंटर ये ले रहा हूं, रेडियस 2 सेंटीमीटर लेता हूं तो मेरा सर्कल ये बन सकता है। मेरा सेंटर मुझे ये लेना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर लेना है तो ये बन सकता है। मेरा रेडियस सपोज सेंटर मुझे यहां लेना है और रेडियस इधर इतना बड़ा लेना है, तो डिपेंड्स ऑन अस। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस के साथ और कोई भी सेंटर के साथ ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो किलोमीटर्स में रेडियस लो, मीटर्स में लो या सेंटीमीटर्स में लो, दैट इज अप टू यू। सो कोई भी सेंटर ले सकते हो और कोई भी रेडियस ले सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता ही है, हाँ ऑब्वियस ही बात पता है, लेकिन ये सब क्यों पता है? क्योंकि यूक्लिड्स ने आपको बताए हैं, बहुत पहले बता दिए हैं, जो हमको फीड किए जाते हैं, हमारे बचपन से एक एक चीज फीड की जाती है। सो दैट इज द थिंग कि हमें पता है, वरना हमें पता नहीं होता है। क्लियर? पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बोलोगे सर हाँ ये तो पता ही है ना यार, सारे के सारे राइट एंगल्स मीन सारे के सारे 90 डिग्रीज, और सारे के सारे 90 डिग्रीज तो इक्वल ही होते हैं। हाँ सही बात है। सो ये भी एक पोस्टुलेट है यूक्लिड का कि ऑल राइट एंगल्स यानी सारे के सारे 90 डिग्री इक्वल होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हंसी आ रही होगी, बट क्या करें, जो चीज है वो है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। पोस्टुलेट 5, if a straight line falling on two straight lines, if a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on the side of this on which the sum of angle is less than two right angles. देखो क्वेश्चन को समझना, पहले तो उन्होंने क्या बोला है, दो स्ट्रेट लाइन है सपोज, क्लियर, ऐसे कुछ जिसके ऊपर थर्ड लाइन बन रही है। अगर वो इंटीरियर एंगल्स, जैसे सपोज ये वाले दोनों इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स दो राइट एंगल्स मींस लेस देन 180 डिग्री हो रहा है इन दोनों का एडिशन। सपोज एंगल 1 और एंगल 2 है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री हो रहा है। क्लियर? तो ऑब्वियस ही बात है, जिस तरफ वो लेस देन है उस तरफ वो आगे जाके मीट करेंगे, कहीं ना कहीं मीट होंगे। सो वो यही कहना चाहते हैं कि अगर एक लाइन दो लाइन के ऊपर कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है और उसके इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री है, सपोज ये एंगल 1 और एंगल 2, सो 1 + 2 इज लेस देन 180 डिग्री। दो राइट एंगल मींस 180 डिग्री होता है, क्लियर? लेस देन 180 डिग्री है तो वो आगे जब एक्सटेंड करोगे आप तो दे विल मीट एट सम पॉइंट, तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में, जहां पे लेस देन 180 डिग्री है उसी सेम डायरेक्शन में वो लोग आगे जाके मीट करेंगे। तो क्वेश्चन समझना, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, सो टू स्ट्रेट लाइंस, क्लियर, उसके ऊपर गिर रही है, ठीक है, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, अगर ये इंटीरियर एंगल है जो लेस देन टू राइट एंगल ले रहे हैं, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड, अगर दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग प्रोड्यूस करें indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles, मतलब वो उसी डायरेक्शन में मीट करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या दोनों दूर जाते जाएंगे, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, बट यहाँ पे अगर हम सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो वो दोनों एक जगह मीट करेंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज द फिफ्थ पोस्टुलेट्स। सो पांचों पोस्टुलेट्स को ध्यान रखना, समझना, क्लियर? एक्सरसाइज में इसका सॉल्यूशंस वगैरह या कुछ पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर? नाउ एक्सियम 5.1, एक्सियम 5.1 समझना क्या एक्सियम है। एक्सियम 5.1, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, मतलब अगर दो पॉइंट दिए है ना हमको, तो वो दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, उससे और कोई लाइन पास होगी नहीं कभी भी जिंदगी में। अगर कोई भी दो पॉइंट ले लो, सपोज मैं ये और ये लूं, तो यहां से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। आप बोलोगे मुझे दूसरी लाइन पास करनी, तो दूसरी लाइन कैसे होगी? वो उसी जगह से पास होगा जहां से वो दोनों जा रहे हैं। सो कोई भी दो पॉइंट्स हो, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स हो, उसके ऊपर हमेशा और हमेशा एक ही लाइन होगी। तो ये चीज आपको दिमाग में फिट होना चाहिए।
only and only one line is possible to pass through या unique line is possible to pass through any two points. सपोज आप बोलोगे नहीं मैं तो ज्यादा कर सकता हूं, तो करके बताओ भाई ये लाइन है तो दूसरी आप बोलोगे ऐसे पास होती है, तीसरी नहीं, दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का पूछा है। बाकी एक पॉइंट से तो मैं चाहूं तो इन्फिनाइट लाइन बना सकता हूं, भाई एक पॉइंट से चाहूं मैं, ये एक पॉइंट है तो इससे तो इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन में पास ऑन करता रहूंगा तो चलते रहेगा। पर इधर क्या बोला है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स दिए हैं, वहां से आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, दो लाइन कभी भी पास नहीं होगी, ये चीज याद रखना है। दिस इज एक्सियम 5.1। देन थियरम 5.1, थियरम 5.1 इज, थियरम 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन, सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो उनके एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। टू लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा, उससे ज्यादा नहीं। या तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, या फिर उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पॉइंट कॉमन हो सकता है। अगर दो एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन है, सपोज मैं बोलता हूं कि भाई एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन है, तो वो दोनों एक ही लाइन होगी, वो दोनों दो लाइन नहीं होगी। दे बोथ विल बी ओनली ऑन सेम लाइन, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था कि अगर दो पॉइंट से पास हो रही है तो वो एक ही लाइन है, उससे ज्यादा लाइन पॉसिबल ही नहीं है। सो सेम चीज, अगर एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन आ रहा है तो वो सेम लाइन होगी, दूसरी लाइन पॉसिबल नहीं है। अगर दो लाइन है तो उनका कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियोस के अंदर कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेस थोड़ी छोटी है और अलग अलग पार्ट बनाने से बेटर है कि आप लोग दोनों एक्सरसाइजेस अच्छे से सीख सको। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्लियर? दिस एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस करेंगे, और एक्सरसाइज 5.2 के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, तो वो हम लोग करेंगे। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें रीजंस भी देने हैं, मैंने शायद रीजंस लिखे नहीं, बट मैं आपको बताते जाऊंगा हर एक चीज, तो नोट डाउन जरूर करना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ट्रू और फॉल्स। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, सिंगल लाइन अगर एक पॉइंट है उससे मैं लाइन ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, यानी इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट, तो ये फॉल्स हुआ। अगर रीजन लिखना होगा तो रीजन क्या लिखेंगे, सो इट इज फॉल्स। रीजन इज बिकॉज इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन पास थ्रू दिस पॉइंट या थ्रू सिंगल पॉइंट। सो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही लाइन पास होती है। सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बोल रहे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। दो पॉइंट है, चलो ये दो पॉइंट, दोनों पॉइंट से पास होना जरूरी है, तो दोनों पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है। बाकी दूसरा वापस अगर लाइन ड्रॉ करता हूं वो भी उसी लाइन से पास हो रही है, तो वो सेम लाइन गिनी जाएगी। सो देयर आर एन इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, फॉल्स, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। सो आंसर इज फॉल्स। सो आपका रीजन क्या रहेगा, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्लियर? थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस साइड्स। एक लाइन है, इसको अगर मैं टर्मिनेट कर दिया है, यहां पे छोड़ दिया है, तो क्या मैं इसको आगे दोनों साइड में बढ़ा सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं? यस, इस लाइन को आप आगे इधर भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। यस, यू कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, तो रीजन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पोस्टुलेट मेंशन कर सकते हो कि पोस्टुलेट्स में दिया हुआ ही है। क्लियर? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये भी हमने एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स में पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर दो सर्कल्स पूरे के पूरे इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, तो उनका रेडियस तो इक्वल होगा ही। क्लियर? सपोज दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल सेम है, डिट्टो टू डिट्टो कोइंसाइड हो रहे हैं, तो उन दोनों का रेडियस इक्वल होगा। सो ये भी आपका ट्रू होगा। देन इन फिगर 5.9, यानी ये फिगर दिया हुआ है, इफ ए बी इक्वल्स टू, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, हमने
एग्जाम्स में पढ़ा था कि इक्वल्स मीन्स टू लाइन्स आर इक्वल टू वन लाइन, देन दे बोथ आर इक्वल, मतलब इक्वल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, तो आपको मेंशन रीजन ट्रू आएगा। रीजन आपको पोस्टुलेट्स और जो भी पोस्टुलेट्स पर्टिकुलर है या एग्जाम्स है वो मेंशन करना होगा। क्लियर? समझ में आया ट्रू और फॉल्स कैसे पॉसिबल है? क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। Give a definition of each of the following terms. Are there other terms that needed to be defined first? What are they and how might you define them? देखो पहले तो कुछ पॉइंट्स टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे टर्म्स है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये सब टर्म्स को डिफाइन करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिफाइन करना जरूरी है। तो यस, इन पॉइंट्स के अलावा इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ दूसरे टर्म्स पहले डिफाइन करने जरूरी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यस देयर आर अदर टर्म्स व्हिच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। दे आर प्लेन। प्लेन क्या होता है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि भाई प्लेन सरफेस है, उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस होती है, इवनली पूरे प्लेन सरफेस के ऊपर लाइन स्प्रेड होती है, कैसे भी गिनो। क्लियर? सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती है। देन पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। फिर लाइन, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। इन सब का पहले हमको डिटेल चाहिए, तो ये हमने डिटेल देख दिया। प्लेन पता कर लिया, पॉइंट विच हैज नो पार्ट, और लाइन जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, लेंथ जरूर होती है। क्लियर? हमने देखा ही था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर नहीं है प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट, वहां पे मैंने क्लियरली समझाया हुआ है। फिर उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट पैरेलल लाइंस। Parallel lines are those which lines never intersect each other and are always at constant distance perpendicular to each other। मतलब ये दो सपोज लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन तभी होगी जब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को, और हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल होगा, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ही वो पैरेलल है। क्लियर? देन परपेंडिकुलर लाइंस। Perpendicular lines are those lines which intersect each other in a plane at right angles. Then the lines are said to be perpendicular to each other। मतलब एक ऐसे और एक एकदम राइट एंगल पे 90 डिग्री पे आता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर? दो प्लेन्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं या फॉर्म होते हैं तो ही उसको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाता है। देन लाइन सेगमेंट, व्हेन लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर। लाइन सेगमेंट ऐसा है जिसको हम आगे लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल सपोज है तो रेडियस ऑफ सर्कल एक तो सर्कमफ्रेंस से और सेंटर का डिस्टेंस, सर्कल के ऊपर से सेंटर तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। दैट इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता है रिवाइंड करो वापस देखो, रिवाइंड करो वापस देखो, आपको एक एक चीज क्लियर आएगी। स्क्वायर, ऑल द फोर साइड्स आर सेड टू बी इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब स्क्वायर आपको पता ही है, सारे की सारी साइड्स इक्वल होगी और उनके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये और ये सारे के सारे कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। दैट इज नोन एज स्क्वायर। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री होंगे। क्लियर है? समझ में आया? नाउ क्वेश्चन 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब आपको क्या दो पोस्टुलेट्स दे रहे हैं। फर्स्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिट्स अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक तो क्या बोला है कि दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, उसके बीच में देखो बीच में बोला है तो जरूरी नहीं उसके एग्जैक्ट बीच में हो, कहीं पे भी हो सकता है, सी पॉइंट है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं एटलीस्ट, मिनिमम, उससे ज्यादा होंगे तो पता नहीं, बट एक तो ऐसे होते हैं जो एक लाइन पे ना हो। क्लियर? ये दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, क्या करना है उसका मेन चीज। Do this postulate contain any undefined terms? Are this postulate consistent? Do they follow from Euclid's postulate? Explain। मतलब पहले आपको बताना ये जो postulates दिए हुए हैं उसके अंदर कोई undefined terms हैं, तो आपने postulates पढ़े हैं
भाई दो टर्म तो इसमें डिफाइन पहले तो नहीं किया हुआ है कि भाई सी कहाँ पे है, बीच में है, ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे कहाँ पे, वो नहीं, तो एक तो अनडिफाइंड टर्म है ही है। फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ये मेंशन नहीं किया वो 3 पॉइंट सेम प्लेन पे है कि नहीं, भाई सेम प्लेन पे है या इस अलग दूसरे प्लेन पे, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, या तीसरे प्लेन पे है, तो इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन, तो वो चीज हमको देखनी है। तो ये हो गए अनडिफाइंड टर्म्स। फिर आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट है, तो कैसे कह सकते हैं कंसिस्टेंट है? नहीं, क्योंकि डिफाइंड टर्म नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ये भी नहीं बोल सकते। क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यस, दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स इन द पोस्टुलेट्स आर, मैंने बोला कि अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं कौन कौन से। एक तो सी पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि वो कहां पे है। क्लियर? तो फर्स्ट, देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट लाई इन अ प्लेन बट इन द पोस्टुलेट गिवन हियर द पोजीशन ऑफ सी इज नॉट गिवन। मैंने बोला सी का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, एज वेदर इट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी और नॉट, यानी वो ए बी के ऊपर है या नहीं है। फिर सेकंड, ऑन द टॉप ऑफ दैट there is no information about whether the points are in the same plane or not। मैंने प्लेन्स की भी बात की कि अलग अलग प्लेन में तो नहीं है कहीं पे, तो वो भी मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर यस, दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट व्हेन वी डील विद दिस टू सिचुएशन। देखो कंसिस्टेंट कब है उसकी सिचुएशन बताई गई है। पॉइंट सी लाइज इन ऑन दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब पॉइंट सी अगर ए बी लाइन के ऊपर आता है तो वो कंसिस्टेंट है। पॉइंट सी डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ये दोनों चीज अगर हम लोग को क्लियर कर दे तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है या नहीं, बाकी नहीं कह सकते। नो, दे डोंट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो द एक्सियम। ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे फॉलो द एक्सियम्स। तो आपके आंसर इस तरह होंगे। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये चैप्टर थियोरटिकल है थोड़ा सा। क्लियर? तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैथ्स के अंदर क्या थियोरी आ गई है, लेकिन दिस चैप्टर इज टोटली थियोरटिकल बेस्ड और समझना जरूरी है इजी, बहुत इजी है, लेकिन हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को समझना है। क्लियर? क्योंकि उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, क्या बोला है? इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, देन प्रूव दैट AC equals to half AB explained by drawing the figure। तो पहले फिगर ड्रॉ कर ले भाई। A और B के बीच में C है, such that गिवन है हमको AC equals to BC, ये दिया हुआ है। अब AC equals to BC है तो नाउ एडिंग AC बोथ साइड, मैंने क्या बोला था AC equals to BC है तो उसके अंदर अगर दोनों साइड में AC ऐड कर दूं, क्योंकि ये इक्वल है, तो आपका यूक्लिड्स का थ्योरम के हिसाब से इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दे बोथ आर इक्वल। So AC plus AC equals to BC plus AC, AC plus AC equals to BC plus AC। अब आप फिगर देख रहे हैं, देखो AC plus AC तो 2AC हो जाएगा, लेकिन BC plus AC क्या है? BC plus AC क्या होगा? पूरा फिगर के हिसाब से AB हो जाएगा। So 2AC equals to BC plus AC, we know that BC plus AC equals to AB as it coincides with the line segment AB from figure। यानी फिगर से हमको पता चल रहा है कि BC प्लस AC जो है AB पूरा होगा। दिख रहा है ना फिगर से, क्योंकि BC इतना पार्ट है और AC इतना पार्ट है, तो BC प्लस AC क्या हो जाएगा? AB पूरा। सो 2AC इक्वल्स टू AB, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, तो इक्वल हो गए। सो AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड, यानी हमको प्रूव करना था। सो AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। क्लियर? समझ में आ गया? सो AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हमको जो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C is called midpoint of the line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint। देखो समझना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, A B था और C जो मिड पॉइंट था। आपको प्रूव करना है कि हर एक लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, तो उससे पहले हमको नेगेटिव वे में जाना पड़ेगा। नेगेटिव वे में कैसे? तो सोचो कि एक लाइन है जिसमें P और Q दो अलग अलग मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमको उल्टा कान बोलते ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा। अब ये पूछ रहे हैं भाई मिड पॉइंट, हमको पता है कि मिड पॉइंट एक ही होता है, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं, तो क्या करोगे? कान को टेढ़े उल्टे हाथ से पकड़ के फिर घुमा के लेके आओ, टेढ़ी उंगली करके फिर घुमा के लेके आओ। तो मैंने क्या बोला भाई, सोचो भाई P और Q दो मिड पॉइंट है AB का,
Clear? So let AB be the line segment and points P and Q are the two different midpoints of AB. ये हमने सोचा. अब midpoint है तो AP equals to PB and AQ equals to QB होना चाहिए. Now as P and Q are midpoints of AB, so AP equals to PB and AQ equals to QB. देखो midpoint है तो obvious ही बात है AP equals to PB होगा और AQ equals to BQ होगा. Clear? तो वो हमने लिख दिया. Now adding AP to the LHS and RHS of equation AP equals to PB. हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें AP ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में. So we get AP plus AP equals to PB plus AP. Since PB plus AP equals to AB, so 2AP equals to AB. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ कि 2AP equals to AB. क्लियर? क्योंकि PB plus AP क्या होता है? AB होता है. अब सेम चीज हम लोग अगर इस इक्वेशन के साथ करें AQ प्लस QB के साथ जिसमें AQ ऐड करें, सिमिलरली 2AQ इक्वल्स टू AB हो जाएगा. इसी प्रोसेस के हिसाब से 2AB इक्वल्स टू या 2AQ इक्वल्स टू AB. अब देखो इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, दोनों के RHS में AB है, इधर भी AB है. सो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2AP इक्वल्स टू 2AQ. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. हमारे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के हिसाब से जो चीज एक सेम चीज के इक्वल है वो दोनों खुद भी इक्वल होंगे. इसीलिए देखो ये AB के इक्वल था, ये भी AB के इक्वल था, इसलिए हमने 2AP इक्वल्स टू 2AQ लिया. सो AP इक्वल्स टू AQ. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल ऑफ वन अनदर. ओके, वो भी हमने एक्सेप्ट किया. तो अगर AP और AQ इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ? P और Q सेम पॉइंट है. Thus we conclude that P and Q are the same points. Hence proved that every line segment has one and only one midpoint. Hence proved that every line segment है only one and equal one point. उसके ज्यादा points नहीं हो सकते. Obvious सी बात है, हमें पता था, लेकिन भाई बोला है प्रूव करना है तो टेढ़ी उंगली करके प्रूव कर लो. Clear? Now question number 6. In figure 5.10, if AC equals to BD, then prove that AB equals to CD. तो पहले फिगर देखना पड़ेगा क्या है भाई. फिगर तो पता है, ये रहा. हो भाई AC equals to BD, then prove that AB equals to CD. देखो अगर बेसिकली हम लोग देखें, देखो मैं बताता हूं आपको समझ आ जाएगा. भाई बोला है AC equals to BD. देखो इस AC में से मैं अगर BC माइनस कर दूं तो क्या होगा? तो AC में से BC माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? AB बचेगा. और BD में से BC माइनस कर दूं, हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि इफ equals are subtracted from the equals then the remainder is equal. आपने पढ़ा था कि भाई दो इक्वल में से अगर दो इक्वल को माइनस कर दें, जैसे AC is equals to BD, तो दोनों में से मैं अगर AC माइनस BC कर दूं, इधर भी BD माइनस BC कर दूं, तो दोनों का रिमाइंडर जो है दैट इज AB will be equals to CD. तो hence proved. हमारा आंसर आ गया. सेम चीज देखो ध्यान से. It is given AC equals to BD. From the given figure we get AC equals to AB plus BC and BD equals to BC plus CD. Obvious सी बात है, फिगर से देख लो. AC जो है AB plus BC है और BD जो है BC plus CD है. AB plus BC equals to BC plus CD, क्योंकि AB equals to BD दिया हुआ है तो हम ये दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं. Subtracting BC from LHS and RHS of the equation we get. अब क्या कर रहे हैं हम? दोनों साइड से BC माइनस कर रहे हैं. मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया उसमें से. सो AB प्लस BC माइनस BC, BC प्लस CD माइनस BC, सो इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू CD. हेंस प्रूव्ड. भाई दोनों में से यहां पे आप रीजन दे सकते हो अगर चाहो तो कि व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर इज इक्वल. लेकिन आप देखो चाहना मतलब देना चाहो एग्जांपल रीजन तो दे सकते हो, अदरवाइज इट इज हेंस प्रूव्ड कि हमको क्या प्रूव करना था? AB इक्वल्स टू CD, तो वो हमने प्रूव कर दिया AB इक्वल्स टू CD. क्लियर? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट. ये एक्सियम के बारे में है कि एक्सियम 5 जो दिया हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है. एक्सियम 5 क्या था? एक्सियम 5 याद करो, the whole is greater than part. Clear? Solution. Axiom 5, the whole is always greater than part. ये था हमारा. तो ये फैक्ट क्यों है? ये
ट्रूथ क्यों है? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर भी एग्जाम्पल के साथ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पिज्जा वेट इट इज होल और कंप्लीट, एज्यूम दैट इट मेजर्स 2 kg. मतलब एक पिज्जा जो है सपोज पूरा है, उसका 2 kg वेट है. क्लियर? तो उसके पार्ट अगर हम लोग देखें तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, 200 ग्राम या जो भी. सो 2 kg जो है 200 ग्राम से बड़ा होता है. सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. बट व्हेन अ पार्ट फ्रॉम इट टेकन आउट एंड मेजर्ड, इट वेज बी स्मॉलर देन द प्रीवियस मेजरमेंट. उसमें से छोटा सा पार्ट अगर हम लोग लेंगे पिज्जा में से और उसका मेजरमेंट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे पिज्जा में से कम आएगा. सो द फिफ्थ एक्सियम और यूक्लिड इज ट्रू फॉर ऑल द मटेरियल्स इन द यूनिवर्स. यानी यूनिवर्सल ट्रूथ इसीलिए बोला गया है क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज ले लो, ये तो मैंने पिज्जा की बात की, आप कोई भी चीज ले लो, पेन, पेंसिल, रबड़, एनीथिंग, सो उसमें भी ये वैलिड रहेगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है. So moving ahead, hence axiom 5 is the list of Euclid's axiom is considered as universal truth. इसीलिए उसको universal truth बोला गया. ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसी वीडियो के अंदर समझा रहा हूं, ध्यान से समझे, हर एक चीज को प्रॉपर्ली समझे. एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स को आप कैसे लिखोगे? फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या था आपको पता है कि 2 लाइन, मैं बता दूं, 2 लाइन के ऊपर अगर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम है, तो वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी. इसको आप इजी वे में कैसे लिख सकते हो? तो चलो हम बताते हैं. यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles. मतलब अगर इंटीरियर एंगल्स जो मैंने बताया वो लेस देन राइट एंगल, अगर इधर के लो तो इधर के देखने, इधर के लो तो दोनों इधर के देखने, ठीक है, लेस देन 2 राइट एंगल इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, मतलब उनको अगर प्रोड्यूस किया जाए तो मीट ऑन दैट साइड विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल. मतलब वो उस साइड में मीट करेंगे, वो उस साइड में मिलेंगे. इजी वे में लिखना है हमें. सो दैट इज The Euclid's fifth postulate is about parallel lines. ये parallel lines के बारे में है, obvious सी बात है. So parallel lines are the lines which do not intersect each other ever and are always at constant perpendicular distance apart from each other. यानी Euclid's fifth postulate जो था वो parallel lines के बारे में था. तो parallel lines क्या होते हैं? The lines which do not intersect each other. ऐसी lines जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एंड आर ऑलवेज एट कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. मतलब हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका फिक्स है, फिक्स डिस्टेंस के. जैसे रेलवे ट्रैक, 2 रेलवे ट्रैक के बीच में एकदम फिक्स डिस्टेंस होता है, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी. भाई जंक्शन आता है तो भी अलग, बाकी जो रेगुलर चलते हैं तो उसके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है, जंक्शन की चीज अलग है. क्लियर? सो दे आर पैरेलल फ्रॉम ईच अदर. पैरेलल लाइंस कैन बी 2 और मोर लाइंस. पैरेलल लाइंस 2 भी हो सकती है भाई, 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 2 तो होगी मिनिमम, 2 से ज्यादा पैरेलल लाइन हो सकती है. ए, इफ x डज नॉट लाई ऑन द लाइन a, then we can draw a line x through x which will be parallel to that of line a. मतलब सपोज एक लाइन है a, दूसरा एक पॉइंट है x जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इस x पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं जो इस a लाइन के पैरेलल होगी. हाँ, ये जरूरी है कि वो पॉइंट उस लाइन पे नहीं होना चाहिए. अगर सपोज मानो कि x इस पे होता, तो यहां से अगर मैं लाइन बनाता तो वो इंटरसेक्ट हो जाती, तो वो कभी पैरेलल लाइन बनेगी नहीं. सो अगर कोई लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है x, जिससे ऊपर नहीं जिसके बाहर, तो उस लाइन से हम बना सकते, उस पॉइंट से हम लाइन बना सकते हैं जो पैरेलल होगी. Then B, there can be only one line that can be drawn through the point X which is parallel to the line. Obvious सी बात है कि भाई एक लाइन सपोज है, ये वाली A लाइन और X पॉइंट है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी जो पैरेलल हो सकती है. दूसरी लाइन बनाने जाओगे कोई भी, तो वो कभी भी पैरेलल नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी. सो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही बनेगी. तो हमने फिफ्थ पोस्टुलेट को इजी वे में लिख दिया है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel line? Explain. क्या देखो, अभी हमने देखा फिफ्थ पोस्टुलेट, भाई फिफ्थ पोस्टुलेट बेस्ड ही पैरेलल लाइंस के ऊपर है, तो वो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस के साथ रहेगा.
Yes, Euclid's postulate does imply the existence of parallel lines. If the sum of interior angles are equal to the sum of right angles, then two lines will not meet other at any given point, hence making them parallel to each other. मतलब जैसे कि दो लाइन है, दोनों लाइन अगर है, उनका इंटीरियर एंगल्स जो है 180 डिग्री हो रहा है एडिशन, यानी टू राइट एंगल्स बोलूं, तो वो हमेशा पैरेलल लाइन होगी. इसीलिए फिफ्थ पोस्टुलेट इसको वेरीफाई करता है, वैलिड करता है, पैरेलल लाइन का एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है. एंगल 6 जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, एंगल 6 प्लस 3 अगर 180 डिग्री है, एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, तो ये दोनों ए और बी हमेशा पैरेलल लाइंस होगी. क्लियर? सो वो उसके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है. यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है.